इग्नू MHI 10 भारत में नगरीकरण। चैप्टर 9 के केंद्र का अध्ययन। मोहनजोदड़ो। परिचय देखते हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृतियों के नगरों का प्रतिनिधि माना जाता है। इसकी खोज में अनेक पुरातत्वविदों ने योगदान दिया, जैसे REM हिलर, DR भंडारकर, RD बनर्जी, DR साहनी, जॉन मार्शल, EJH मैके आदि। इस स्थल का उत्खनन सर्वप्रथम जॉन मार्शल और मैके ने किया, रिपोर्ट्स प्रकाशित की। इस नगर में नगर केंद्रों की अनेक विशेषताएं दिखाई देती है। पुरातात्विक दृष्टि से यह स्थल अद्भुत रूप से संरक्षित है। इसकी संरचना से अनेक जानकारियां मिलती है। यहाँ अनेक नागरिक सुविधाएं जैसे नगर नियोजन, संरचना, नालियाँ, सड़कें और कुएं। यहाँ अनेक प्रकार की शिल्पकृतियाँ, विलासिता की सामग्री और विदेशी कच्ची सामग्रियाँ मिली हैं। व्यवसायों, प्रत्येक हड़प्पाई नगर मोहनजोदड़ो का प्रतिबिंब नहीं था, क्योंकि वास्तव में सभी बड़े नगरीय केंद्र भिन्नता भी दर्शाते हैं। अध्याय का विहंगावलोकन करते हैं। संरचना। मोहनजोदड़ो की संरचना कैसी थी, इसके बारे में जानकारी। मोहनजोदड़ो नगर की बसावट दो भागों में विभाजित थी। छोटा अधिक ऊंचा भाग दुर्ग, बड़ा निचला भाग निचला शहर कहा गया। मार्शल के नेतृत्व में इसका उत्खनन अनेक भागों में किया गया। यह नगर सिंधु नदी के दक्षिणी तट पर था और इसी नदी के बाढ़ के कारण इसकी कई बार हानि हुई थी। नगर विशाल चबूतरे पर बनाया गया था। निचले शहर में घर एक दूसरे से सटे हुए बने थे। कभी कभी दीवार की मोटाई दो घरों की सीमांकित करती है। निचले शहर में अनेक सड़कें और गलियां थी। सड़कें चौड़ी थी, परंतु गलियां सकरी और टेढ़ी मेढ़ी थी। मुख्य सड़कों पर बैलगाड़ी आदि वाहन चलाते थे। मोहनजोदड़ो के सड़क पैटर्न को ग्रिड योजना कहा जाता था। नगर की प्रमुख सार्वजनिक सुविधाओं में नाली प्रणाली उल्लेखनीय है। नालियां पक्की ईंटों की बनी होती थी और ढकी होती थी। घर का अपशिष्ट नालियों से होकर सार्वजनिक घरों में कुएं थे, जो घर के मुख्य द्वार पर होते थे और बाहर के लोग भी वहां से जल प्राप्त कर सकते थे। सार्वजनिक स्थापत्य। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो के भवनों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सार्वजनिक स्थापत्य। घरेलू घर। संभवतः स्थापत्य सार्वजनिक प्रकृति के थे। निचले शहर के कुछ भागों में भी बड़े भवन देखे गए हैं। दुर्ग के दो बड़े क्षेत्र में उत्खनन किया गया, उत्तरी समूह और दक्षिणी समूह। उत्तरी समूह में टीले पर आकर्षक स्नानागार है, जिसके चारों ओर स्तंभ युक्त बरामदा है। कुंड का आयतन लगभग 160 घन मीटर रहा होगा। इसके दोनों तरफ कई कमरे हैं, जो संभवतः पुरोहितों के थे। स्नानागार भवन के चारों ओर सड़क और नालियां थी। पानी के निकास के लिए विशाल नाली थी। स्नानागार के ऊपर एक तल था। दुर्ग पर भवनों के दक्षिण समूह में एक विशाल स्तंभ युक्त हॉल था, जिसकी छत खंभों पर टिकी थी। निचले शहर में कुछ विशाल भवन थे। मैके ने उत्तरी भाग में एक भवन को महल कहा। इस भवन में दो बड़े खुले आंगन, कोने में एक भट्ठी थी। महल का अधिकांश स्थान कार्यस्थल था और एक हिस्से में रहने के कमरे थे, जिन्हें भंडार कक्ष या सेवकों का क्वार्टर कहा गया। नगर की विविध योजनाओं से मोहनजोदड़ो नगर की प्रकृति का पता चलता है। यह एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें कमरे हैं, इसलिए मार्शल ने घर का नाम दिया है। यहाँ दोहरी पंक्ति के समान आकार के भवनों में परिचारकों के आवास थे। कुछ भवनों में छोटे खड़ंजे वाले स्थान के फर्श थे। दक्षिणी छोर पर एक कुआं था, जिसका संभवतः साझा प्रयोग किया जाता था। एक दूसरे घर में एक ही प्रवेश द्वार थे।
एक दूसरे घर में एक ही प्रवेश द्वार था जिससे होकर अनेक कमरों में जाया जा सकता था। खुले आंगन में ईंट बिछाई गई थी और एक ढकी नालियां थी। प्रवेश द्वार के आगे एक छोटे से खरंजे वाला कमरा था जिसमें एक कुआं बना था। एक द्वार स्नानागार से जुड़ा था। आंगन के चारों ओर अनेक कमरे थे जिसका कार्य स्पष्ट नहीं है। संभवतः आंगन के उत्तर में रसोई और एक अतिथि कक्ष था। कमरे की छतों पर लकड़ी के सहतीर लगे हैं। एक अन्य घर भी वीएस क्षेत्र में जिसे दरबान का आवास बताया गया। मोहनजोदड़ो के निजी घर के संबंध में अन्ना सारसिना ने कार्य किया है। उन्होंने मोहनजोदड़ो के 5 आवासीय मॉडल बनाए हैं। इन मॉडलों में आंगन की स्थिति और कमरों की आंतरिक व्यवस्था के आधार पर विभेद किया है। उनके अनुसार आंगन प्रायः सड़क या गली से सीधे जुड़ा हुआ था। प्रवेश एक कमरे से होकर गुजरता था। उनका यह भी कहना है कि छोटे घर प्रायः छोटे परिवार के थे। बड़े और छोटे सभी घर ध्यान से बनाए गए थे। मोहनजोदड़ो में शिल्पकार। नगरीय विशेषताओं में एक मुख्य विशेषता मोहनजोदड़ो का शिल्प उत्पादन। शिल्प उत्पादन के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों में अर्धनिर्मित वस्तुएं, कच्ची सामग्री के अवशेष, औजार एवं अवशिष्ट हैं। इन वस्तुओं की प्राप्ति के स्थान से लगभग शिल्प उत्पादन की अवस्थिति की जानकारी हो जाती है। उत्खनन स्थलों से इसका स्पष्ट ज्ञान होता है। इटली के एक दल की भूतल सर्वेक्षण के द्वारा प्राप्त सूचना से ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो का पूर्व और दक्षिण पूर्वी हिस्सा शिल्प क्षेत्र था। इटली के सर्वेक्षण दल ने इस पूरे हिस्से को शिल्पकारों का क्षेत्र घोषित किया। मोहनजोदड़ो के शिल्प सूचकों में पत्थर के मनकों का काम, बाट उत्पादन, मुहर की कटिंग, मृत भांडों का उत्पादन, सेल खड़ी और धातु कर्म के साक्ष्य मिलते हैं। लगभग सभी खुदाई वाले क्षेत्रों में शिल्प सूचक फैले हुए हैं। शिल्प कार्य अल्पाधिक निचले स्तर तक सीमित है। कभी कभी एक ही संरचना विभिन्न शिल्पों के काम को स्पष्ट करती है। डीकेजी क्षेत्र में इसके अनेक उदाहरण हैं। मोहनजोदड़ो में शिल्प प्रक्रियाओं के स्थानीयकरण के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। इसे सीपी के काम से देखा जा सकता है, जहां मोनीर क्षेत्र के उत्तर पूर्वी में छोटे निम्न टीले के शंख, सीपी के ऊपर भाग के छिद्र और छीलने के प्राथमिक चरण का पता चलता है। यह स्पष्ट है कि चकमक जैसे बिल्लोर पत्थर के सूक्ष्म छिद्रक विनिर्माण, मनकों की प्राथमिक फ्लेकिंग और बाटों का उत्पादन मोनीर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में एक ही स्थान पर हुआ। सभी 3 मामलों में एक ही प्रकार की फ्लेकिंग प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया था। डीकेजी क्षेत्र में अनेक घरों में शिल्प के काम के सूचक मिले हैं, तथापि प्रत्येक घर से शिल्प के सूचक नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो कतिपय शिल्प कृति प्रकारों जैसे सेल खड़ी की सूक्ष्म मनकों के उत्पादन का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराता, जो संभवतः चहुंदड़ो में बनाए उत्पादन के साक्ष्य थे। इससे लगता है कि मनकों का संग्रह मोहनजोदड़ो के बाहर से लाया गया होगा। अभ्यास प्रश्न। मोहनजोदड़ो का नगर विशिष्ट हड़प्पा संस्कृति का प्रतिनिधि माना जाता है। टिप्पणी कीजिए। मोहनजोदड़ो नगर की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। उल्लेखनीय है कि मोहनजोदड़ो का नगर विशिष्ट हड़प्पा संस्कृति का प्रतिनिधि माना जाता है, क्योंकि हड़प्पाई नगर केंद्रों की अधिकतर विशिष्ट विशेषताएं मोहनजोदड़ो से मिली है। पुरातात्विक दृष्टि से यह स्थल असाधारण रूप से संरचित है। इस स्थान की जांच 1920 के पश्चात खोज और उत्खनन के माध्यम से अनेक बार की गई है, जिसमें उस स्थल से प्राप्त संचयी सूचना का स्तर अद्वितीय है। तथापि यह पुरातात्विक संस्कृति का नाम हड़प्पा के स्थल के ऊपर रखा गया है, परंतु मोहनजोदड़ो से मिले व्यापक साक्ष्यों के कारण यह हड़प्पा सभ्यता का उत्कृष्टतम स्थल है।
मोहनजोदड़ो नगर ऊंचे चबूतरों के ऊपर बना है, जिसमें बाढ़ आने से वह सुरक्षित रहे। मोहनजोदड़ो का नगरीय चरित्र अद्भुत विशेषताओं पर टिका हुआ है, जिनका प्रतिवाद नहीं किया जा सकता। आकार, नियोजित संरचना, गलियों, सड़कों और कुएं जैसी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था न केवल सार्वजनिक और आवासीय संरचनाओं अपितु विभिन्न आवासीय संरचनाओं के बीच विभेद दिखाती है। शिल्पकृतियों के संग्रह, विविधता और मात्रा, विलासिता, संरचना की सामग्री, विदेशी कच्ची सामग्रियों की उपस्थिति और व्यवसाय में विभेद के साक्ष्य मोहनजोदड़ो को एक महत्वपूर्ण नगरीय केंद्र दर्शाते हैं। मोहनजोदड़ो नगर की प्रमुख विशेषताएं। मोहनजोदड़ो की प्राचीन बसावट दो भागों में विभाजित थी। एक भाग छोटा किंतु अधिक ऊंचा था, जिसे दुर्ग कहा गया। दूसरी अधिक बड़ा किंतु नीची था, इसको निचला शहर कहा गया। यह दोहरा विभाजन क्लासिक हड़प्पा पैटर्न के रूप में जाना गया, किंतु वास्तव में इसका सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व मोहनजोदड़ो करता था। जॉन मार्शल के प्रधान पर्यवेक्षण में प्रारंभिक उत्खनन प्राचीन बसावट के अनेक भागों में किया गया। उत्खनन क्षेत्रों को उन विशेष खंडों से उत्खनन कार्य के लिए उत्तरदायी पुरातत्वविदों के नाम पर जाना गया, जैसे A.D. सिद्दीकी के नाम पर S.D. काशी नारायण दीक्षित के नाम पर D.K. माधव स्वरूप वत्स के नाम पर V.S. हेराल्ड हरग्रीव्स के नाम पर HR. Q.M. मोनिर के नाम पर मोनिर क्षेत्र रखा गया। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दक्षिणी तट पर सिंध में अवस्थित है। यह नदी प्राचीन काल से इतनी निकट थी कि हर साल आने वाली बाढ़ के कारण बसावट को समय समय पर क्षति पहुंचाने में सक्षम थी। इसके कारण प्राचीन निवासियों ने कच्ची ईंटों से विशाल चबूतरा बनाकर अपनी बस्ती को कृत्रिम रूप से ऊंचा कर लिया, जिससे संरचनाएं बनाई गई। पश्चिम में छोटे टीलों को दुर्ग कहा गया, क्योंकि यह समतल भूमि पर ऊंचा उठा हुआ था, चबूतरे से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उसी के समान पूर्वी में बड़ा किला दिखाई देता है, यह निचला शहर का हिस्सा था। मोहनजोदड़ो नगर की संरचना क्या थी? मोहनजोदड़ो नगर की संरचनाएं सघन थी, जिसमें एक दूसरे से सटे हुए थे और अनेक घरों की दीवारें